सोचिए, अगर करियर में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका अपनी सबसे अच्छी काबिलियत को छुपाना हो, या फिर ये कल्पना कीजिए कि आपने एक ऐसी शानदार दावत दी जिसकी वजह से आपको जिंदगी भर के लिए जेल हो गई। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। बिल्कुल, क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि अपनी प्रतिभा दिखाओ, मेहनत करो और सबसे बेहतर बनो। हाँ, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो इस सोच को एक तरह से पूरी तरह से पलट देता है। आज का हमारा विषय सत्ता का एक बहुत जरूरी लेकिन शायद थोड़ा क्रूर सिद्धांत है: अपने मालिक से कभी ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। और इस विचार को समझने के लिए हमारे पास इतिहास की दो बहुत ही कमाल की कहानियां हैं। एक फ्रांस के वित्त मंत्री की, जिसने ये सबक बहुत ही महंगे में सीखा, और दूसरी एक मशहूर वैज्ञानिक की, जिसने इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। और हमारा मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है, हम इस नियम के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आखिर क्यों किसी की काबिलियत देखकर ऊंचे पद पर बैठे लोग असुरक्षित महसूस करने लगते हैं? और ये चीज आज भी हमारे दफ्तरों में, हमारे रिश्तों में कैसे काम करती है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं 17वीं सदी के फ्रांस से। हाँ। कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो है निकोलस फूके। उस समय के युवा राजा लुई 14वें के बहुत ही काबिल और महत्वाकांक्षी वित्त मंत्री थे। फूके के पास सब कुछ था, पैसा, रुतबा और एक बहुत ही तेज दिमाग। लेकिन एक समस्या थी। क्या? फूके को महसूस हो रहा था कि राजा की नजरों में उनका मान सम्मान कम हो रहा है। राजा का ध्यान वो उनकी तरफ कम होता जा रहा था। और लुई 14वें कोई आम राजा नहीं थे। उन्हें इतिहास में सूर्य राजा या द सन किंग के नाम से जाना जाता है। हाँ। एक ऐसा राजा जिसके लिए उसका अहंकार, उसकी शान शौकत ही सब कुछ थी। तो फूके ने सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे राजा फिर से उनसे खुश हो जाएं, उनकी अहमियत समझें। उनका समाधान, इतिहास की सबसे शानदार, सबसे भव्य दावत देना। उन्हें लगा कि अगर वो राजा के सम्मान में एक ऐसी दावत देंगे जो पहले कभी किसी ने न दी हो, तो राजा जरूर प्रभावित होंगे। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि फूके का इरादा तो नेक था। हाँ, वो तो अपनी वफादारी और अपनी काबिलियत दिखाना चाहते थे। बिल्कुल, वो दिखाना चाहते थे कि उनका वित्त मंत्री कितना सक्षम है। इसके लिए उन्होंने अपनी जागीर वॉल-विकॉन्ट में एक आलीशान महल बनवाया था। दावत वहीं रखी गई। मेहमानों की लिस्ट में यूरोप के सबसे बड़े रईस और उस दौर के सबसे महान कलाकार और लेखक जैसे ला फॉन्टेन और मोलियर, मतलब हर बड़ी हस्ती वहां मौजूद थी। जरा उस दावत की कल्पना कीजिए। 7 कोर्स का भव्य डिनर था, जिसमें पूरब से मंगाए गए ऐसे पकवान थे जो फ्रांस में पहले कभी किसी ने चखे तक नहीं थे। महल के बागों में हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं। राजा के सम्मान में खास तौर पर एक नाटक लिखवाया गया था। और रात में ऐसी शानदार आतिशबाजी हुई जैसी पहले कभी देखी नहीं गई थी। हर तरफ से बस वाह वाह की आवाजें आ रही थीं। मेहमान फूके के महल की, उनके स्वाद की, उनकी दौलत की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। और फूके को लगा कि उनकी योजना काम कर गई, राजा बहुत खुश होंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बिल्कुल, क्योंकि राजा लुई 14वें ने इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनके अपने दरबारी, उनके अपने दोस्त, उनकी प्रजा राजा से ज्यादा उनके वित्त मंत्री से प्रभावित हो रहे थे। हर तारीफ भरी मुस्कान राजा लुई को यह महसूस करा रही थी कि फूके उनसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, ज्यादा कल्चर्ड और शायद ज्यादा शक्तिशाली हैं। मतलब फूके की दावत उनकी काबिलियत का सबूत बनने के बजाय उनकी दौलत और ताकत का एक भद्दा प्रदर्शन बन गई। हाँ, और उसने सीधे सीधे राजा के अहंकार को चोट पहुंचाई। एक राजा जो खुद को सूर्य मानता हो, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई और सितारा उससे ज्यादा चमके? सही पकड़ा। उस रात जब राजा लुई महल से निकले तो वो तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि गुस्से में थे। हाँ, उनके एक साथी ने उनसे पूछा भी था, महाराज क्या हम इन सबको गिरफ्तार कर लें? और राजा ने जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं, कल सुबह। और इसका अंजाम सच में चौंकाने वाला था। पार्टी के ठीक अगले दिन सुबह राजा के सबसे भरोसेमंद सिपाही दार्टान्यान फूके को गिरफ्तार कर लेते हैं। इल्जाम लगाया गया सरकारी खजाने से चोरी का। जबकि सच तो ये था कि फूके ने जो भी किया था वो राजा की जानकारी और इजाजत से ही किया था। मुकदमा तो बस एक दिखावा था, है ना? बिल्कुल, फैसला तो उसी रात हो चुका था। फूके को अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल
एक सुनसान जेल में अकेले बिताने की सजा मिली। इतिहास की सबसे शानदार दावत उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गई। ये तो बहुत ही क्रूर सजा है, सिर्फ एक शानदार दावत देने के लिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपने सीनियर के लिए अच्छा काम करना भी खतरनाक हो सकता है। इस मामले में तो यही हुआ। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो लुई 14वें ने सिर्फ फूके को सजा नहीं दी, उन्होंने एक संदेश दिया। हाँ, उन्होंने फूके की जगह एक बहुत ही साधारण और नीरस व्यक्ति जॉन बातिस्ट कोलबर्ट को वित्त मंत्री बनाया। और कोलबर्ट के बारे में कहा जाता था कि वो पेरिस में सबसे उबाऊ दावतें देते थे। और राजा को यही चाहिए था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, राजा ने फूके के ही आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स को काम पर लगाकर वर्साए का उससे भी ज्यादा भव्य आलीशान महल बनवाया, ताकि दुनिया में कोई ये ना कह सके कि राजा से बेहतर कोई और है। लुई को सूर्य राजा बने रहना था और ये पक्का करना था कि उनके आसपास सिर्फ छोटे छोटे ग्रह ही घूमें, कोई दूसरा सूरज ना पैदा हो। फूके की कहानी तो एक चेतावनी है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपनी काबिलियत हमेशा छिपानी चाहिए? नहीं। हमारे पास एक और कहानी है जो इसका बिल्कुल उल्टा रास्ता दिखाती है। चलिए अब इटली चलते हैं और मिलते हैं महान खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली से। गैलीलियो एक असाधारण प्रतिभा थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस जमाने में वैज्ञानिकों को अपने शोध के लिए अमीर संरक्षकों यानी पेट्रन्स की उदारता पर निर्भर रहना पड़ता था। और गैलीलियो को भी अपने काम के लिए लगातार पैसों की जरूरत पड़ती थी। उन्हें एक बेहतर, एक स्थायी समाधान चाहिए था। और यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। 1610 में गैलीलियो अपने नए बनाए टेलीस्कोप से एक बहुत बड़ी खोज करते हैं। वो बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर के 4 चंद्रमाओं को खोज निकालते हैं। ये एक ऐतिहासिक खोज थी। बिल्कुल, लेकिन वो इसे सिर्फ एक वैज्ञानिक घोषणा बनाकर नहीं छोड़ते। गैलीलियो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक शानदार रणनीतिकार भी थे। हाँ, उन्होंने अपनी इस खोज को सत्ता के खेल में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। और उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक परिवार पर था, फ्लोरेंस का शक्तिशाली मेडिसी परिवार, जिसके मुखिया थे कोसिमो द्वितीय। तो उन्होंने इसका इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने सिर्फ ये तो नहीं कहा होगा कि मैंने ये खोज आपके नाम कर दी। नहीं, उन्होंने इससे कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। ये एक शानदार चाल थी। कैसे? देखिए, मेडिसी परिवार पहले से ही बृहस्पति ग्रह को अपनी शक्ति का प्रतीक मानता था। अच्छा। बृहस्पति, जो रोमन देवताओं में सबसे शक्तिशाली है, उनके राजवंश का प्रतीक था। गैलीलियो ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने अपनी खोज को मेडिसी परिवार के सम्मान में एक ब्रह्मांडीय घटना बना दिया। ब्रह्मांडीय घटना मतलब? उन्होंने ऐलान किया कि बृहस्पति के चारों चमकीले सितारे यानी उसके चंद्रमा ठीक उसी समय उनके टेलीस्कोप में दिखे जब कोसिमो द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ था। वाह! उन्होंने कहा कि 4 चंद्रमाओं की संख्या मेडिसी परिवार के 4 बेटों कोसिमो द्वितीय और उनके 3 भाइयों से मेल खाती है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ये चंद्रमा बृहस्पति की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही ये 4 बेटे अपने पिता और राजवंश के संस्थापक कोसिमो प्रथम के चारों ओर घूमते हैं। वाह! मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो मैंने क्या खोजा, बल्कि ये कहा कि देखो आसमान भी आपके परिवार की महानता का सबूत दे रहा है। बिल्कुल, ये तो चापलूसी की पराकाष्ठा थी और ये काम कर गई। उन्होंने ऐसा दिखाया मानो स्वर्ग खुद मेडिची परिवार की महानता की गवाही दे रहा हो। उन्होंने इन चंद्रमाओं का नाम भी मेडिसी सितारे रख दिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल खुद को चमकाने के लिए नहीं किया, बल्कि अपने संरक्षक को चमकाने के लिए किया। उन्होंने अपने मालिक को ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण बना दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा शानदार था। कोसिमो द्वितीय इतने खुश हुए कि उन्होंने गैलीलियो को पूरे वेतन के साथ अपना आधिकारिक दरबारी दार्शनिक और गणितज्ञ नियुक्त कर दिया। उनकी पैसे की सारी चिंताएं एक झटके में खत्म हो गईं। उन्हें अब किसी से फंड मांगने की जरूरत नहीं थी। तो फूके ने अपने राजा को छोटा महसूस कराया और जेल पहुंच गए। और गैलीलियो ने अपने संरक्षक का नाम सितारों से जोड़ दिया और जिंदगी भर का सम्मान और सुरक्षा हासिल कर ली। तो फूके और गैलीलियो में फर्क साफ है। एक ने खुद को चमकाया और दूसरा अर्श पर पहुंच गया। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हो अगर आपकी चमक अनजाने में हो? मतलब आप कोशिश भी नहीं करें लेकिन आपकी मौजूदगी ही किसी को चुभने लगे। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें एक और कहानी से मिलता है। ये कहानी है इटली के एक युवा और आकर्षक राजकुमार एस्टोरे मनफ्रेडी की।
15वीं सदी के अंत में इटली पर कुख्यात रूप से घमंडी और असुरक्षित शासक सिजारे बोर्जिया का दबदबा था। बोर्जिया ने मनफ्रेडी के शहर फयंजा पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसने 18 साल के राजकुमार मनफ्रेडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, उन्हें अपने दरबार में रहने की इजाजत दी। शुरुआत में तो ऐसा ही लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद मनफ्रेडी को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल बाद उनकी लाश नदी में मिली, जिसके गले में पत्थर बंधा था। बोर्जिया ने उन पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया था, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। असली वजह थी सिर्फ ईर्ष्या। सिर्फ ईर्ष्या। जी हाँ, मनफ्रेडी की स्वाभाविक प्रतिभा, उनकी सुंदरता, उनका आकर्षक व्यक्तित्व बोर्जिया को अपनी चमक फीकी लगने पर मजबूर कर रहा था। मनफ्रेडी को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही थी। उनकी मौजूदगी भर से बोर्जिया खुद को कम महसूस करने लगा था। इससे ये सबक मिलता है कि दुनिया में अहंकार के राक्षस होते हैं। बिल्कुल, ऐसे लोग जो इतने असुरक्षित होते हैं कि वो अपने आसपास किसी को भी चमकते हुए नहीं देख सकते। तो ऐसे लोगों के सामने या तो आप उनसे दूर रहें, या फिर अपनी खूबियों को दबा कर रखें। ये जिंदा रहने की एक तरकीब है। मतलब कभी-कभी सबसे बेहतर होना ही सबसे खतरनाक हो सकता है। अच्छा, एक और स्थिति है। क्या होता है जब मालिक आपको बहुत पसंद करने लगे, जब आप उनके भरोसे के बन जाएं, तब तो थोड़ी आजादी ले सकते हैं ना? एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और जापान के एक चाय कलाकार सेन्नो रिक्यू की कहानी यही सिखाती है। रिक्यू 16वीं सदी के अंत में जापान के सबसे शक्तिशाली शासक सम्राट हिदेयोशी के पसंदीदा चाय कलाकार थे। और सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी। उन्हें महल में रहने के लिए जगह मिली हुई थी और पूरे जापान में उनका सम्मान था। सुनने में तो लग रहा है कि उनकी जगह बहुत पक्की थी। सबको यही लगता था। लेकिन 1591 में हिदेयोशी ने अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मौत की सजा सुना दी। लेकिन क्यों? रिक्यू ने इसके बजाय आत्महत्या कर ली। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। बाद में पता चला कि रिक्यू ने अपनी एक लकड़ी की मूर्ति बनवाई थी। एक मूर्ति? और उसे महल के मुख्य द्वार के पास एक मंदिर में रखवा दिया था। इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? उस मूर्ति में उन्होंने सैंडल पहने हुए थे, जो उस समय सिर्फ बड़प्पन और राजघरानों की निशानी थी। अच्छा। और उसे ऐसी जगह रखवाया जहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को, यहां तक कि सम्राट को भी, उस मूर्ति के नीचे से गुजरना पड़ता। ओहो, हिदेयोशी के लिए ये एक अक्षम्य भूल थी। बिल्कुल, ये दिखाता था कि रिक्यू अपनी सीमाएं भूल गए थे। वो ये भूल गए थे कि उनकी हैसियत सम्राट की मेहरबानी पर टिकी है। ये उन्होंने खुद नहीं कमाई है। उन्हें लगा कि वो अब सम्राट के बराबर हो गए हैं। और इस एक गलती की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये दिखाता है कि कृपा अस्थायी होती है। बिल्कुल, इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, अगर आपकी शक्ति किसी और की दी हुई है तो आपको हमेशा सावधान रहना होगा। ठीक है, ये सब ऐतिहासिक कहानियां तो बहुत दिलचस्प हैं और डरावनी भी, लेकिन आज के दौर में एक मॉडर्न ऑफिस में हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अच्छा काम करना ही छोड़ दें या अपने आइडियाज बताना बंद कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कमजोर बनना नहीं, बल्कि रणनीतिक होना है। तो फिर क्या करें? असल में आप इस नियम का फायदा भी उठा सकते हैं। कुछ तरीके हैं। पहला, सीधी चापलूसी करने की जगह होशियारी से तारीफ करें, गैलीलियो की तरह। क्योंकि सीधी चापलूसी तो ज्यादातर लोगों को समझ आ जाती है। हाँ, और वो बनावटी लगती है। और क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आप सच में अपने बॉस से ज्यादा होशियार हैं या आपके पास बेहतर आइडियाज हैं। तो अनजान बने। अनजान? हाँ, उनसे सलाह मांगे। ऐसा दिखाएं कि आपको उनके अनुभव और ज्ञान की जरूरत है। बॉस को ऐसे अनुरोध बहुत पसंद आते हैं। अच्छा। इससे उन्हें लगता है कि वो नियंत्रण में हैं और आपसे बेहतर हैं। अगर आपके आइडिया ज्यादा रचनात्मक हैं तो उनका श्रेय अपने बॉस को दें। और वो भी सबके सामने? हाँ, आप कह सकते हैं, आपके उस आइडिया से ही मुझे ये सोचने की प्रेरणा मिली। मतलब आप अपनी सलाह को उनकी ही सलाह की एक गूंज की तरह पेश करें। एकदम सही। अगर आप महफिल में ज्यादा मजाकिया हैं तो उन्हें महफिल की जान बनने दें। आपको वो बादल नहीं बनना चाहिए जो उनके सूरज को ढक ले। बिल्कुल। जब आप उन्हें चमकने देते हैं तो असल में आप ही नियंत्रण में रहते हैं। आप उनकी असुरक्षा का शिकार होने के बजाय स्थिति को नियंत्रित करते हैं। ये लंबी अवधि में सत्ता हासिल करने की एक चाल है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि जो लोग आपसे ऊंचे पद पर हैं, चाहे वो बॉस हो, सीनियर हो या कोई भी, वो सुरक्षित और प्रतिभाशाली महसूस करना चाहते हैं। और उन्हें असुरक्षित महसूस कराना, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, एक खतरनाक खेल है। हमने इसे फूके की विनाशकारी दावत में देखा, जहां उनकी भव्यता ने राजा के अहंकार को इतनी ठेस पहुंचाई कि उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और हमने इसे गैलीलियो की ब्रह्मांडी सफलता में भी देखा, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अपने संरक्षक को सितारों से भी ज्यादा चमकाने के लिए किया
और बदले में उन्हें वो सब मिला जो वो चाहते थे। लेकिन क्या इस नियम का कोई अपवाद भी है? हाँ, ये मैं भी पूछने वाली थी। क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां अपने बॉस से ज्यादा चमकना सही हो सकता है? हाँ, एक अपवाद है, और ये बहुत ही नाजुक स्थिति है। क्या अगर आपका सीनियर एक डूबता हुआ सितारा है, मतलब उसकी ताकत और प्रभाव कम हो रहा है, तो उससे ज्यादा चमकने में कोई डर नहीं है। आपको दया दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके मालिक ने भी ऊपर पहुंचने के अपने सफर में ऐसी कोई रियायत नहीं की होगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनकी ताकत का सही अंदाजा लगाएं। अगर वो वाकई कमजोर हो रहे हैं, तो आप सही मौकों पर उनसे बेहतर प्रदर्शन करके उनके पतन में तेजी ला सकते हैं। और अगर वो अभी भी मजबूत हैं तो धैर्य रखें और इंतजार करें। सत्ता का कमजोर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो एक दिन जरूर गिरेंगे। और अगर आपने सही से खेला तो आप उनसे ज्यादा टिकेंगे और एक दिन उनसे ज्यादा चमकेंगे। लेकिन इसमें जल्दबाजी करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सारे स्रोत सीनियर्स और उनके अधीन काम करने वालों के बारे में हैं। लेकिन इस नियम को अपने सहकर्मियों, दोस्तों या पार्टनरशिप के रिश्तों के बारे में सोचें। अब एक दूसरे से ज्यादा चमकने की ये भावना वहाँ कैसे काम करती है? और हर कमरे में सबसे काबिल, सबसे होशियार या सबसे मजेदार व्यक्ति बने रहने की छिपी हुई कीमत क्या हो सकती है?